देखिए, अब हम गवर्नमेंट बजट पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट बजट अब इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से हमें समझना है। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज और बिल्स ऑफ पेमेंट जो है, अब ये आने वाले तीनों चैप्टर्स ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। हम क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के तरह से हम उसको प्रिपेयर करेंगे। आप सेलेक्टिव रीडिंग ना करें, जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा पढ़ें। देखिए, गवर्नमेंट बजट क्या है, बजट क्या है, हमें ये देखना है कि बजट में आखिर क्या होता है। हम ये देखते हैं कि हमारा घर का बजट बनाते हैं कि मान लीजिए हमने किसी महीने की 1 तारीख को एक बजट बनाया और उस महीने की 31 तारीख को हमने उसको चेक किया। तो हमने देखा था कि एक महीने को जब हमने फर्स्ट डेट जो है किसी महीने की, उस पर हमने अपना एक्सपेंडिचर और अपना जो रेवेन्यू है कि हमें इस महीने इतनी कमाई होने वाली है और इतना खर्चा होने वाला है, हमने उसका हिसाब किताब लगाया। और 31 तारीख को जब हमने उस महीने की एंडिंग पे जब मैच किया कि एक्चुअल में हमारा खर्चा क्या हुआ और एक्चुअल में हमारा जो है इनकम क्या हुई, तो 2 बातें हमें यहाँ पर पता चली। तो ये जो है, जो हमने 1 तारीख को बनाया था, ये था एस्टिमेटेड बजट। और इसके अंदर यानी कि बजट के अंदर क्या होता है, बजट के अंदर होता है रिवेन्यू, कि कहाँ से हमें इनकम मिलेगी और कहाँ से हमें एक्सपेंडिचर होगा। तो एस्टिमेटेड बजट में एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है। अनुमानित हमारा जो है खर्चा इतना होगा, अनुमानित बजट है। और यहाँ पर 31 तारीख को जो है वो है एक्चुअल बजट। तो यहाँ हमें पता चलता है कि हम कितने गलत रहे, कितने सही रहे। सेम सरकार भी ऐसे ही करती है। सरकार क्या करती है, यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो सरकार भी साल के यानी कि फिस्कल ईयर की बात करें हम इंडिया में, तो फिस्कल ईयर क्या है, 1 मार्च से लेकर के और 31 अप्रैल तक। एक अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ये इंडिया में फिस्कल ईयर है। मार्च के पहले महीने में सरकार बजट लाती है। फैब में भी आ जाता है बजट। फैब में चल रहा है अभी कि फैब या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में बजट लाती है सरकार। उस बजट में क्या कहती है, मान लीजिए 2022 का जब बजट आएगा तो 22 के बजट में गवर्नमेंट क्या कहेगी। सबसे पहले वो एस्टिमेटेड बजट फॉर 2020-22 बताएगी। मतलब इसको बाद में बता सकती है, पहले हो सकता है कि सरकार बता दे एक्चुअल बजट 2021, क्योंकि जब 2021 में बजट लाया गया था तो 2021 का एस्टिमेटेड बजट बताया गया। मैं मान लेता हूं कि 2021 का एस्टिमेटेड बजट इन्होंने बताया कि सरकार को एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो होगा वो 10 रुपए का होगा और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो होगा वो 8 रुपए का होगा। जब 2021 के अंदर एक्चुअल बजट हुआ, यानी कि 2021 पूरा चला गया, तब सरकार क्या बता रही है, मान लेते हैं इस एक्चुअल बजट के अंदर बता रही है कि एक्चुअल रेवेन्यू 9 रुपए हुआ और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना रहा, 7 रुपए। इस तरह की बात हो सकता है, रेवेन्यू ज्यादा हो जाए, ये सब चीजें हो सकती हैं बजट में। तो सरकार बजट के थ्रू क्या बताएगी कि सरकार पिछले साल की एक्चुअल बजट आपके सामने रखेगी कि पिछले साल हमने ये असलियत में ये कमाया और ये खर्च किया। और एस्टिमेटेड बजट 2022 का कि हमारा एस्टिमेशन है। सरकार एस्टिमेशन कैसे, इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे वगैरह करवाए जाते हैं कि एस्टिमेशन है हमारा कि हम 2022 के अंदर जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू होगा, हमारा अनुमानित राजस्व जो हमारे पास आएगा, रेवेन्यू जो हमारे पास आएगा, वो आएगा मान लीजिए 10 रुपए। और हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो है वो है ₹8।
ठीक, तो जब 2023 का बजट रखा जाएगा तब सरकार बताएगी कि 2022 में ये तो अनुमानित था, और 2022 की असलियत जो भी होगी वो सरकार उनके सामने रखेगी। तो बजट क्या है? सो बजट इज अ रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट्स, याद रखिएगा कौन से बजट को पढ़ रहे हैं हम, एस्टिमेटेड बजट को पढ़ रहे हैं। रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड वर्ड अगर आपने नहीं लिखा डेफिनेशन गलत हो जाएगी। ये गवर्नमेंट बजट है। दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहां पर थोड़े से देख लीजिए, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202। 112 क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रस्तुत करती है पार्लियामेंट में, वो आर्टिकल 112 के तहत करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स प्रेजेंट करती हैं वो आर्टिकल 202 के तहत करती है। अब हम गवर्नमेंट बजट के बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें जानना शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है, क्या ऑब्जेक्टिव इसका है, वाई, या हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? देखिए सबसे पहला क्या है, रीएलोकेशन ऑफ वेल्थ। यह ऑब्जेक्टिव हो सकता है। कैसे? रीएलोकेशन ऑफ वेल्थ की क्या बात है कि इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी कहा गया है कि आप अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, तो सरकार क्या करेगी कि सरकार हो सकता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा दे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और सब्सिडी, इन दो तरीकों से सरकार जो है रीएलोकेट करेगी। कैसे? देखिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है, दो तरह के टैक्सेस होते हैं। हम यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि टैक्स की अगर हम बात करें, एक होता है प्रोग्रेसिव, एक होता है रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन व्हेन टैक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, एंड रिग्रेसिव, अब आप सोचेंगे कि रिग्रेसिव आप रिवर्स कर देंगे कि घटता होगा, नहीं। रिग्रेसिव टैक्सेशन द टैक्स विच रिमेन सेम, सभी इनकम लेवल पे सेम है। मान लीजिए कोई आदमी 10 रुपए कमा रहा है, उसके ऊपर भी 1 रुपया टैक्स आपने लगाया, और जो आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है उसके ऊपर भी 1 रुपया टैक्स है, यानी कि समान टैक्स है, इनकम लेवल कुछ भी हो, दैट इज रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्सेशन में असली बर्डन किस पे है भाई? जिसका 10 में से 1 जा रहा है उसका 10% चला गया, और यहां तो 0.1% गया 1 लाख का। यहां अगर देखिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन तो इंक्रीज इन इनकम के साथ बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2.5 लाख से 5 लाख तक 2.5% टैक्स है, उसके बाद जो भी टैक्सेस, ऐसे विद इंक्रीज इन इनकम टैक्स इंक्रीज होता है, वो प्रोग्रेसिव होता है। इसमें रियल बर्डन अमीर आदमी पर पड़ता है, गरीब पर नहीं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो सकता है। सब्सिडी क्या करेगी कि इस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से सरकार के पास जो पैसा आया, तो कुछ गरीब परिवारों को, कुछ ऐसे लोग जो बहुत खस्ता हालत में जी रहे हैं, उनको सब्सिडी दे देगी, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दे देगी, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दे देगी, बहुत सी चीजों पर सब्सिडी दे सकती है। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा सरकार का क्या मोटिव है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए इकोनॉमी में दो टेंडेंसीज आ सकती हैं, या तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाए, महंगाई आ जाए, या इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन आ जाए, मंदी आ जाए। द राइज इन जनरल प्राइस लेवल इज नोन एज इन्फ्लेशन एंड द फॉल इन जनरल प्राइस लेवल इज नोन एज डिफ्लेशन। जब इन्फ्लेशन की स्थिति आती है तो इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन के अंदर चीजें महंगी होती चली जाती। ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कब आ जाती है कि मनी सप्लाई ग्रेटर देन जीडीपी जब हो जाती, यानी कि डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो ग्रेटर देन किससे हो जाए? एग्रीगेट सप्लाई से। ये कंडीशन है। ठीक है। यहां पर क्या है कि मनी सप्लाई लेस देन जीडीपी रहे, यानी कि एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई रहे,
वो सिचुएशन है। अब देखिए इन्फ्लेशन के अंदर सरकार क्या करेगी। देखिए पैसा ज्यादा, ये समझने की बात है, जीडीपी का मतलब क्या था कि टोटल प्रोडक्शन, यहां पर भी सप्लाई वही है कि टोटल। आज देखिए आपके व्यापारी जिस मूल्य पर चीजें बेचना चाहते हैं, द प्राइस एट विच द प्रोड्यूसर्स, ऑल द प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सेल देयर एंटायर आउटपुट, वो अपना आउटपुट बेचने को तैयार है, एंड द प्राइस लेवल एट विच कंज्यूमर्स आर रेडी, एग्रीगेट डिमांड को शो करता है वो। पूरा चैप्टर आपके पास ये था बैंकिंग के बाद, लेकिन हटा दिया है सीबीएसई ने इसे। तो अब मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है तो सरकार कैसे करेगी। सरकार की पॉलिसी होती है, जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, सरकार की बजटरी पॉलिसी होती है, सरकार की बजटरी पॉलिसी, और इसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। इस फिस्कल पॉलिसी के तहत सरकार कंट्रोल करती है किसको, सरकार कंट्रोल करती है अब मनी सप्लाई को। कैसे कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा ध्यान से। गवर्नमेंट टैक्सेशन जो है उस पॉलिसी को, यानी कि अपने टैक्सेशन पॉलिसी को बढ़ा देगी। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पॉलिसी, टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी को ही फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। टैक्सेशन पॉलिसी में क्या करेगी कि टैक्सेस इंक्रीज कर देगी, टैक्सेस बढ़ेंगे तो चीजों की जो है प्राइसेस बढ़ जाएंगी। दूसरी बात क्या है कि एक टैक्स आपने इस तरह से देखा इनडायरेक्टली, प्लस में जो आपकी इनकम पर लगने वाला टैक्स है वो भी बढ़ेगा। तो जब आप ज्यादा टैक्स दे देंगे अपनी इनकम पे, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि वो इनकम जिसका प्रयोग आप खुद कर सकते हैं सब टैक्स वगैरह लायबिलिटी वगैरह पे करने के बाद, वो कम रहेगी, तो डिमांड कंट्रोल में आएगी। दूसरा गवर्नमेंट क्या करेगी कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कम कर देगी गवर्नमेंट की। इससे कि क्या होगा कि मार्केट में अब सरकार जो है कम खर्चा कर रही है तो कम मनी सप्लाई वहां पर रहेगी, और जब लोगों के पास कम पैसा आएगा तो डिमांड कम होती चली जाएगी और सप्लाई के बराबर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में वो आ जाएगी। ये एक्सपेंडिचर के साथ होगा। और सरकार क्या कर सकती है इस समय में, सरकार आरबीआई के थ्रू अपने सिक्योरिटीज जो है उसकी सेल करवा सकती है, कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के शेयर्स वगैरह जो हैं उनकी सेल होगी। अब लोग क्या करेंगे कि लोगों के पास पैसा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे और लोगों के पास से पैसा खींच करके सरकार के पास आ जाएगा। ये बजटरी पॉलिसी फॉलो की जाएगी इन्फ्लेशन में, कि सरकार टैक्स बढ़ा देगी जिससे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, एक्सपेंडिचर कम कर देगी अपना तो लोगों के पास मनी सप्लाई कम होगी तब डिमांड नीचे आ जाएगी। सिक्योरिटीज की सेल की जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मैंने आपको पढ़ाया था, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सिक्योरिटीज की सेल और परचेज की जाती है आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो सिक्योरिटीज की सेल होगी, लोग सिक्योरिटी खरीदेंगे, पैसा दे देंगे, और जब डिफ्लेशन की स्थिति होगी तो इनको रिवर्स कर दिया जाएगा, टैक्स कम कर दिया जाएगा ताकि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो, ज्यादा मांग कर पाए आप। एक्सपेंडिचर सरकार अपना बढ़ा देगी उस समय, और सेल ऑफ सिक्योरिटीज की जगह अब क्या होगा, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, की गवर्नमेंट अब कहेगी कि लाइए आपकी सिक्योरिटीज हमें दे दीजिए, पैसा ले लीजिए आप कुछ इंक्रीज अमाउंट के साथ। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ और क्या यहां पर है, देखिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि सरकार अब क्या करेगी कि क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो सरकार दो चीजें सेट करेगी, प्रायोरिटी सेक्टर और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। सरकार क्या करेगी कि एनकरेज करेगी कि लोग क्या करें, प्रायोरिटी सेक्टर की डेवलपमेंट में हेल्प करें, यहां इंड्यूसमेंट हो इन्वेस्टमेंट के लिए, यहां इन्वेस्टमेंट की जाए। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में सरकार यहां पर लोगों से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवाना चाहती है तो ये क्या करेगी, प्रायोरिटी सेक्टर, मान लीजिए कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी एक ऐसी चीज जैसे खादी का एग्जांपल ले लीजिए, और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में आप अल्कोहल का एग्जांपल ले लीजिए, शराब का एग्जांपल ले लीजिए।
सरकार चाहती है कि लोग अल्कोहल में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, अल्कोहल के साथ उनका जो है डिस्करेज करना चाहती है सरकार अल्कोहल की सेल को। तो अल्कोहल पे क्या करेगी सरकार? टैक्सेशन चेंजेस करेगी और टैक्स बढ़ा देगी। और वही खादी पर क्या करेगी? खादी पर सब्सिडी दे देगी कि टैक्स तो छोड़ो, आपको सब्सिडी मिल रही है, इस तरह की बात करेगी तो लोग उस तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सरकार कर सकती है। और सरकार का क्या काम है? देखिए, सरकार फोकस करेगी बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ कि सभी रीजन्स की बराबर से जो है ग्रोथ हो। ऐसा ना हो कि किसी एक ही जगह पर ग्रोथ रहे, दूसरी जगह पे पिछड़ापन रहे। ये इंडियन इकोनॉमी में भी हम पढ़ेंगे। तो सरकार क्या करेगी कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज, उनके लिए सरकार स्पेसिफिकली सब्सिडीज वहां पर देगी। वहां सब्सिडी दी जाएगी कि आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहां पर टैक्स रिबेट्स दे दी जाएंगी कि टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा सरकार वहां पर अच्छा करके दे देगी आपको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ उनको डिक्लेयर कर देगी जहां पर ये सभी फैसिलिटीज अच्छे से अवेलेबल होती हैं। तो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ सरकार का एक मोटिव है। सरकार का मोटिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव्स आपने देखे। अब हम देखते हैं कि सरकार को क्या क्या आमदनी होती है, क्या क्या सिस्टम होता है। बजट का स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं। अब हम बजट का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए, बजट में मैंने आपको बताया कि एस्टिमेटेड बजट की हम बात कर रहे हैं। तो बजट में आपको रेवेन्यू होगा, यानी कि आपके पास पैसा आएगा, और खर्चा होगा। ठीक है। रेवेन्यू जो है वो दो तरह से हो सकता है आपको। एक रेवेन्यू रिसीट और दूसरा कैपिटल रिसीट। मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। अभी खर्चा जो है वो भी दो तरह से हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, अब समझिए क्या है रेवेन्यू। मतलब कि सरकार को किन किन सोर्सेज से आमदनी होगी, पैसा मिलेगा। और एक्सपेंडिचर मतलब कहां कहां पैसा चला जाएगा, किन किन जगहों पर पैसा चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो रेवेन्यू रिसीट है ये क्या है? आप इसको रेवेन्यू रिसिप्ट भी बोलते होंगे। रेवेन्यू रिसीट कहती है कि सरकार के पास वो पैसा, देखिए सरकार को कोशिश करनी होती है कि अपने एसेट और लायबिलिटी को लगभग इक्विलिब्रियम में रखे, कि ज्यादा लायबिलिटी तो वो ना ले, ये डिजायरेबल कंडीशन, ये एटलीस्ट हो, और एसेट ग्रेटर देन लायबिलिटीज हो तो और भी अच्छा है। अब देखा जाए तो सरकार क्या करती है, रेवेन्यू रिसीट क्या है? यानी कि गवर्नमेंट के पास वो पैसा जो गवर्नमेंट की ना तो एसेट्स को घटाए और ना लायबिलिटी को बढ़ाए, वो पैसा गवर्नमेंट के पास जो आता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब सरकार के पास आने वाला वो पैसा जो ना तो सरकार की एसेट्स को कम करे और ना सरकार की लायबिलिटीज को बढ़ाए। यानी कि फायदा है सरकार का यहां पर कि एसेट तो कम नहीं हो रहा, यानी कि जो हमारे पास है उसमें से कुछ नहीं घट रहा और हमारे ऊपर कोई और बोझ नहीं पड़ रहा, फिर भी हमें मिल रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें दो तरह की रिसीट है, ये टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। देखिए, टैक्स की बात अगर हम करें तो आप एक बात बताइए कि जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, सरकार इनकम टैक्स लेती है, जिन भी लोगों पर इनकम टैक्स लागू होता है उन लोगों से इनकम टैक्स लिया जाता है। अब आप एक बात बताइए
कि सरकार के एसेट्स मतलब सरकार की वो चीजें जो सरकार को पैसा ला करके देती हैं, जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकार की इंडस्ट्रीज हैं, बहुत कुछ है गवर्नमेंट के पास। और लायबिलिटी जैसे कि सरकार के ऊपर बहुत सारे लोन्स हैं जो उसको रीपे करने हैं, बहुत सारे लोन्स की रीपेमेंट प्लस लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट, वो सब है। टैक्स अगर सरकार के पास आता है तो क्या सरकार की कोई एसेट कम हुई? बोला नहीं। और क्या सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ी? बोला नहीं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच नीदर रिड्यूसेस एसेट नोर क्रिएट्स लायबिलिटी। लिख लीजिए, नीदर रिड्यूसेस एसेट नोर क्रिएट्स लायबिलिटी। ठीक है। टैक्स रिसिप्ट में आपने देखा कि दो तरह के टैक्सेस हैं, यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो किसी आदमी पर लगाए जाएं, किसी इंस्टीट्यूशन पर लगाए जाएं और उसी के द्वारा पे किए जाएं, यानी कि दे आर अप्लाइड ऑन ए पर्सन एंड द बर्डन ऑफ पेमेंट लाइज ऑन दैट पर्सन या इंस्टीट्यूशन। मान लीजिए कि आपके पास इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स आप पे लगता, आप ही पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर लगता किसी पे है, पे कोई और करता है। जीएसटी लगा लीजिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, प्रोड्यूसर पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे लगता है, लेकिन पे कौन? पे करता है कंज्यूमर। ठीक है। नॉन टैक्स रिसिप्ट में मान लीजिए गवर्नमेंट कोई फाइन लगाती है, आपका चालान कटता है या बहुत सारी चीजें होती हैं, तो फाइन का पैसा, गवर्नमेंट ऑफिसेज की फीस, वहां से पैसा आता है। एक वर्ड आता है एस्चीट। एस्चीट का मतलब होता है कि जब कोई आदमी बिना किसी लीगल हेयर यानी कि बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी के मर जाता है तो सरकार उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है। ठीक है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशल असेसमेंट। मान लीजिए आपका घर था और आपके घर के आसपास सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जिससे कि आपके घर की और आपके आसपास की जमीनों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। एक स्पेशल असेसमेंट वहां आ गया तो गवर्नमेंट आपसे उस पर भी कुछ चार्जेस ले सकती है। और क्या क्या गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स रिसिप्ट है? देखिए, नॉन टैक्स रिसिप्ट में क्या आएगा कि विदेशों से जो हमारे पास ग्रांट्स आती हैं, जो गिफ्ट्स आते हैं, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है। अब हम देखें कि रेवेन्यू रिसिप्ट आ गई तो एक कैपिटल रिसिप्ट क्या है? ये कौन सी चीज है भाई? यानी कि ये वो पैसा है जो सरकार की एसेट घटा दे या लायबिलिटी बढ़ा दे। ये वो पैसा था जो पैसा सरकार की एसेट कम नहीं कर रहा था ना लायबिलिटी बढ़ा रहा था, और ये वो पैसा है जो सरकार की या तो एसेट कम कर देगा और या लायबिलिटी बढ़ा देगा। ईदर रिड्यूसेस एसेट और रिड्यूस और इंक्रीजेस द लायबिलिटी। कैसे? इसमें आपके पास तीन चीजें हैं। सबसे पहले है बोरोइंग। भाई आप उधार भी तो पैसा ले सकते हैं, पैसा तो आ रहा है, लेकिन उधार जब आप लेंगे तो क्या होगा? आपके ऊपर क्या आएगा? बोरोइंग। क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि इनकम टैक्स, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, इनकम टैक्स किस टाइप की रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है, एंड व्हाई? तो आप कहेंगे कि इनकम टैक्स इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज इट नीदर रिड्यूसेस एसेट नोर क्रिएट्स लायबिलिटी। और ये कह दे कि बोरोइंग फ्रॉम एनीवेयर। देखिए, बोरोइंग आप कहां से ले सकते हैं? आप आरबीआई से बोरोइंग ले सकते हैं। आपको मैंने बताया था पिछले चैप्टर में मनी एंड बैंकिंग में कि डेफिसिट फाइनेंसिंग में सरकार आरबीआई से भी लोन ले लेती है, बोरोइंग कर लेती है। दूसरा क्या है? जनरल पब्लिक से। जब सरकार सिक्योरिटीज अपनी निकालती है तो एक तरीके से बोरोइंग ही तो है, वापस भी तो लौटाना है भाई, लायबिलिटी तो है वो आप पे। तीसरी बात क्या है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ले ले, आईएमएफ वगैरह से ले ले, और किससे ले सकती है? किसी देश की सरकार से ले ले। इस तरह की बातें होती हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या होगा कि बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स या बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। देन यू विल से कि पैसा आ तो रहा है
लेकिन पैसे के साथ लायबिलिटी भी तो बढ़ रही है कि बोरोइंग वापस भी करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट के साथ देनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे कि बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF falls under the category of capital receipt because it increases the liability of government। तो एक तरीका है कि सरकार बोरोइंग कर ले, दूसरा तरीका क्या है कि सरकार डिस इन्वेस्टमेंट कर दे। या तो सरकार पूरा डिसइन्वेस्ट कर दे या सरकार कुछ पार्शियल अपने शेयर्स, यानी कि जहां पर सरकार की ओनरशिप है वहां अपने शेयर्स को बेचना, अपनी होल्डिंग्स को बेचना, अपने एसेट्स को बेचना, यानी कि सरकारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन भी करना, वो डिसइन्वेस्टमेंट है। तो इस डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग को आप कैपिटल रिसिप्ट में पढ़ेंगे। पैसा तो इन दोनों से भी तो आ रहा है, लेकिन क्या ये पैसा हमारे लिए हेल्पफुल है? क्योंकि नहीं, क्योंकि यहां पर हमारे पास बोरोइंग हमारी लायबिलिटी बढ़ाता है, डिसइन्वेस्टमेंट हमारा एसेट कम कर देगा। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा देखिएगा, आप यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। रिकवरी ऑफ लोन्स, जो जो लोन आपने दे रखे हैं अगर आप उनको रिकवर कर लें तो क्या होगा? रिकवरी ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एज इट रिड्यूसेस आवर एसेट। हमारा एसेट क्या था इस बार? रिकवरी ऑफ लोन थी। तब तक क्या था? जब तक लोन दे रखा था इंटरेस्ट पेमेंट। तो अब हम इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे उन लोगों से अगर हमने अपनी लोन की रीपेमेंट कर ली, रिकवरी कर ली। तो पैसा आ रहा है लेकिन पैसे का कोई फायदा नहीं दिख रहा है, ऐसी कंडीशंस इस समय चल रही है। अब हम एक्सपेंडिचर को देखेंगे कि खर्चा कहां कहां हो रहा है। देखिए, जब खर्चे की बात करें तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है? अब पूरा रिवर्स होगा, अब पूरा रिवर्स हो जाएगा कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है। देखिए, खर्चा किया जाएगा, सरकार जब खर्चा करेगी तो क्यों करेगी? या तो अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए करेगी या अपने एसेट बढ़ाने के लिए करेगी। भाई ऐसे ही तो करते हैं। आप खर्चा कैसे करते हैं? कर्जा ले रखा है आपने जी किसी आदमी से, अब आपके पास इनकम आई तो क्या करेंगे? उस इनकम का प्रयोग आप उस कर्जे को उतारने में करेंगे, अपनी लायबिलिटी को उतारने में करेंगे, अपनी लायबिलिटी को हटाने में करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप पर कोई कर्जा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप किसी एसेट की परचेज करेंगे, आप गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, आप कहीं घूमने जाएंगे, तो आप एसेट क्रिएशन पे ध्यान देंगे। तो सरकार का वो खर्चा जो ना तो लायबिलिटी को कम करे और ना एसेट को बढ़ाए, नीदर reduces liability nor increases assets। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आएगा? देखिए, अब यहां पर बहुत सारी चीजें आती, ये थोड़ा सा उस तरह की बात आएगी। देखो, जैसे टैक्स आपने लिया, टैक्स, लेकिन टैक्स कलेक्शन में जो खर्चा होगा, टैक्स को कलेक्ट करने में जो खर्चा होगा, वो तो टैक्स कलेक्शन में लगने वाली मनी इसके अंदर आ जाएगी। गवर्नमेंट के वेज बिल्स, गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को जो पैसा देती है, वो उससे क्या हो रहा है आपको देखना है। जब आपको एक्सपेंडिचर पूछा जाए तब आपको देखना है कि जिस एक्सपेंडिचर से हमारे एसेट नहीं बढ़ रहे, हमारी लायबिलिटी कम नहीं हो रही, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जिस एक्सपेंडिचर से, जिस खर्चे से या तो हमारा एसेट क्रिएट हो या हमारी लायबिलिटी कम हो, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए, रिसिप्ट से कि वो पैसा जो ना तो हमारे एसेट कम करे ना हमारी लायबिलिटी बढ़ाए, वो रिवेन्यू रिसिप्ट, और वो पैसा जो या तो एसेट कम कर दे या लायबिलिटी को बढ़ा दे, वो कैपिटल रिसिप्ट। अब यहां पर अगर आप देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो देखिए सबसे पहले बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग्स, प्लांट्स, मशीनरी, इस तरह की जब इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, मेट्रो आप बना रहे हैं मान लीजिए, और आप क्या कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन आप बना रहे हैं, इस तरह की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो आएगा सरकार का, यानी कि प्रॉफिट मोटिव से किया गया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा कि टैक्स कलेक्शन में पैसा लग गया, वेज बिल्स में लग गया। देखिए, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन की रीपेमेंट तो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि हमारे सारे कर्जे हमने वापस कर दिए, तो रीपेमेंट ऑफ
इंटरेस्ट, ब्याज जो हम करते हैं, यानी कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, ब्याज जो हम देते हैं वो कौन सी में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, यह आपका क्वेश्चन है। यह ही समझने का था, पूरा चैप्टर आपकी टिप्स पे है। एक छोटा सा रिवाइज मैं फिर से करवा देता हूं आपको, देखिएगा। देखिए, हम जब अपना बजट बनाते हैं तब भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज होती हैं कि अगर हमने किसी से कुछ ले रखा है, देखिए सरकार के पास भी यही बातें हैं, थोड़ा सा देखें इसको ध्यान से, कि सरकार के पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं, एसेट्स जो आपको पैसा कमा करके दें, जो चीज़ें सरकार के पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज सरकार के पास हैं। सरकार बहुत सारी कंपनीज में शेयर होल्डर है, सरकार को वहाँ से प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है। गवर्नमेंट के पास काफ़ी कुछ है, रेलवे था। अब लायबिलिटी भी है सरकार पे कि कुछ एक जिम्मेदारियां हैं जो उनको करना पड़ता है, उसकी रिपेमेंट करनी पड़ती है कुछ लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटी क्या हो सकती है, जैसे सरकार ने किसी से कर्जा ले रखा है, वो लायबिलिटी है। तो सरकार क्या चाहती है कि सरकार चाहती है कि उसके पास पैसा आए, लेकिन वो पैसा ऐसा आए जिससे ना तो उसकी एसेट कम हो और ना उसकी लायबिलिटी बढ़े। तो ऐसा जो पैसा सरकार के पास आता है, सरकार की वो कमाई जिस कमाई से सरकार के एसेट भी कम नहीं हो और उसकी लायबिलिटी भी ना बढ़े, वो कमाई रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आती है। बजट रिसिप्ट का मतलब कि बजट का वो पार्ट जो पैसे के आने से, राजस्व से जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, इनकम हो रही है, उसको डील करता है। तो ये कहता है कि रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो आपके पास उस पैसे की बातचीत चल रही है जिससे कि ना तो एसेट कम हो ना लायबिलिटी बढ़े। कहते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट कहां से आ सकती है। पता चला रिवेन्यू रिसिप्ट टैक्स से आ सकती है और नॉन टैक्स से आ सकती है। टैक्स में आपने देखा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी का एग्जांपल। नॉन टैक्स में सरकार की जो फीस है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की फीस है, एसचीट है, स्पेशल असेसमेंट है, फाइन्स हैं, गिफ्ट्स जो बाहर से आते हैं सरकार के लिए, ग्रांट्स आती हैं वो। लेकिन क्या सरकार के पास ऐसा ही पैसा आता है? नहीं। कभी कभी जब सरकार का, अब देखिए रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया, अब एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है इसी में देखें हम। तो सरकार क्या चाहती है खर्चे को लेकर के? सरकार चाहती है कि खर्चा ऐसा हो जिससे या तो मेरी कोई लायबिलिटी दूर हो जाए, मेरी लायबिलिटी हट जाए, कम हो जाए, या मेरे एसेट बढ़ जाए। मतलब मुझे फायदा तो हो, वही खर्चा करना चाहती है सरकार। और सरकार का वो खर्चा जिससे या तो उसकी एसेट बढ़ जाएगी या उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, वो खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ गए आप? अब क्या है कि सरकार चाहती तो है कि ऐसा ही रहे, बैलेंस में रहे, लेकिन कुछ सरकार के खर्चे ऐसे होते हैं जिससे उसकी एसेट भी नहीं बनती और उसकी लायबिलिटी भी कम नहीं होती। तो सरकार के वो खर्चे जिन खर्चों से सरकार की एसेट भी ना बढ़े और लायबिलिटी भी कम ना हो, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सरकार को सैलरी देनी पड़ती है, डिफेंस परचेजेस, याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि डिफेंस की जो परचेजेस है, हालांकि वो देश की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है, पर वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे कि एसेट बढ़े या लायबिलिटी घटे। अब सरकार चाहती है कि उसके पास पैसा तो ऐसे ही आए कि ना तो एसेट का कुछ नुकसान हो ना लायबिलिटी बढ़े। बट कभी कभी जब सरकार के खर्चे ज़्यादा हो जाएं, पैसा नहीं है, तो उसे कुछ ऐसे कर्जे लेने पड़ते हैं या ऐसी जगह से पैसा लेना पड़ता है जहां या तो उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी या एसेट कम होगा। हमने देखा बोरोइंग जब वो करेगी तो लायबिलिटी बढ़ेगी कि पैसा देना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जब वो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो उसका एसेट कम होगा। और जब सरकार रिकवरी ऑफ लोन कर लेगी तब सरकार की जो है एसेट कम होगी, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट आनी बंद हो जाएगी। यहीं से क्वेश्चंस घुमा फिरा करके बार बार वो पूछता है। अब देखा जाए तो इसमें बजट में 3 कंडीशंस बन सकती है। एक है कि जहां पर बजट रिसिप्ट बीआर, अब मैं बीआर और बीई बोलूंगा, बीआर इज इक्वल टू बीई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बीआर ग्रेटर देन बीई, और तीसरी कंडीशन बीआर
लेस देन बीई। ये 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन में जहां रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर हो जाएं, इसको बोला जाता है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट। जब रेवेन्यू ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो, इसको बोला जाता है सरप्लस बजट। बहुत रेयर कंट्रीज में सरप्लस बजट देखने को मिलता है। जब रेवेन्यू कम हो, खर्चा ज्यादा हो, इसको बोला जाता है डेफिसिट बजट। और अब हमें इस चैप्टर के अंदर बजट डेफिसिट को पढ़ना है, यानी कि डेफिसिट बजट को पढ़ना है। 3 डेफिसिट्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। और देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, बहुत ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसानी से आ जाएगा, इतनी गारंटी है अगर आपने ध्यान से सुना तो। बजट डेफिसिट के बारे में देखते हैं अब हम। बजट डेफिसिट या डेफिसिट बजट आप इसको देख सकते हैं। देखिए, बजट क्या है, आपको पता है कि बजट अगर डेफिसिट है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन क्या है, रेवेन्यू। यानी कि बजट एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन बजट रेवेन्यू होगा, तो ये कंडीशन कहलाती है बजट डेफिसिट। और बजट कितना डेफिसिट में है उसको पता लगाना हो तो क्या हो जाएगा, सीधा सा फॉर्मूला बनेगा कि बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट इज इक्वल टू बजटरी डेफिसिट, कि कितना ज्यादा अमाउंट आ जाएगा, यहां पर आप कितने उसमें पानी में है। बजट एक्सपेंडिचर में क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस यहां पर क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट इज इक्वल टू बजट डेफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट और प्लस माइनस, यहां माइनस होगा, ब्रैकेट ओपन, कैपिटल रिसिप्ट इज इक्वल टू बजट डेफिसिट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक, हम देखते हैं 3 तरह का डेफिसिट आ सकता है। 3 डेफिसिट्स हमें पढ़ने हैं, तीनों को एक साथ पढ़ें। सबसे पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। आम बात है रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा क्या है, फिस्कल डेफिसिट। और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, अब स्पेसिफिक वर्ड यूज हो गया रेवेन्यू, तो अब हमें रेवेन्यू साइड ऑफ द बजट देखेंगे। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट है यहां, तो इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट फॉर्मूला बन गया। बजट की एक डायग्राम ये भी हो सकती है, बजट एक तरफ आप इसमें रेवेन्यू रख दीजिए और एक तरफ हमने जो है वो रखा था, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर रखा था। एक तरफ आप क्या कीजिए इसमें कि रेवेन्यू बजट रख दीजिए और एक तरफ आप रख दीजिए कैपिटल बजट। यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसे भी आप उसको रख सकते हैं, कोई ऐसी डायग्राम में खास बात नहीं है। तो ये क्या कहता है कि रेवेन्यू डेफिसिट मतलब वो कंडीशन जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो, और ये आमतौर पर होता है कि सरकार के पास खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट है। अब इस रेवेन्यू डेफिसिट की इंप्लीकेशंस क्या होंगी, इंप्लीकेशंस, या इसको कैसे आप फुलफिल कर पाएंगे, यानी कि आप इसको कैसे जो है वो करेंगे, काउंटर कैसे करेंगे, आप इसको कैसे आप इससे लड़ेंगे। तो देखिएगा, बजट का जो हमने आपको बताया था कि मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम फिर से बना के दिखा रहा हूं कि बजट इस तरफ बजट रिसिप्ट, इस तरफ बजट एक्सपेंडिचर,
रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया, सरकार के खर्चे ज्यादा हो गए सरकार की आय से, तो अब सरकार को और पैसा चाहिए। तो और पैसा कहां से आएगा? सीआर से, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट से आएगा। तो या तो सरकार क्या करेगी? अब या तो सरकार बोरोइंग करेगी, या सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, या सरकार रिकवरी ऑफ लोन्स करेगी। तीनों ही केसेस में सरकार की यहां पर क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ेगी, यहां एसेट कम होगा, यहां फिर से लायबिलिटी एसेट कम हो जाएगा। दो केसेस में एसेट कम होगा, एक केस में लायबिलिटी बढ़ जाएगी सरकार की। तो ऐसे में सरकार को सबसे पहले अपने जो है काउंटर करने के लिए कैपिटल रिसिप्ट का सहारा लेना होगा। सरकार या तो कहीं से कर्जा लेगी, या सरकार अपनी किसी एसेट की सेल करेगी, या सरकार अपने लोन्स की रिकवरी करेगी। साथ ही साथ सरकार क्या करेगी? अपना खर्चा कम करेगी। तो सरकार अपना एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी का भी पार्ट है, आपको पता होगा खर्चा कम करना पड़ेगा अब सरकार को। और इसकी एक इंप्लीकेशन क्या होगी कि अगर सरकार ने बोरोइंग की है तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो सरकार क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई जब बढ़ जाती है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन आता है। ठीक, ये रेवेन्यू डेफिसिट तो तकलीफ नहीं देता, तकलीफ कहां आती है? इसमें आती है तकलीफ। देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग। नहीं समझे आप इस बात को? फिस्कल डेफिसिट जो है वो आपको एक्चुअल में आपकी टोटल बोरोइंग नीड्स बताता है। ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। टोटल बोरोइंग नीड्स, आपको कितनी बोरो करने की जरूरत है वो बताता है। ये क्या कहता है कि बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट एक्सेप्ट कौन सी? कैपिटल रिसिप्ट की कौन सी? बोरोइंग्स। कैपिटल रिसिप्ट में क्या था? बोरोइंग था, डिसइन्वेस्टमेंट था, रिकवरी ऑफ लोन्स था। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि बोरोइंग हटा दो, बोरोइंग को हटा दो, बाकी सब कुछ जोड़ दो तुम लोग एक बार। भाई तुम घाटे में तो हो, मान लिया इस बात को, क्योंकि डेफिसिट का मतलब ही घाटा है। तुम घाटे की पूर्ति के लिए अपने एसेट बेच लो, अपने लोन्स की भी रिकवरी कर लो, तुम जो कर सकते हो कर लो। उसके बाद अगर बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसिप्ट के बराबर आ गया तो ठीक है। अगर जीरो आ गया, अगर ये यहां पर ये सब कुछ जब जोड़ हम करेंगे जीरो आ गया तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट आई तो इसका मतलब वो पैसा कहीं से नहीं आएगा एक्सेप्ट बोरोइंग। अब हम इसको समझेंगे। देखिएगा क्या कहते हैं कि मान लीजिए रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार की बनती है 30। ठीक है, आपको ये तो पता होगा कि रिसिप्ट कम होंगी इस बार, एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे। मान लेते हैं ये 30 है, और रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट जो है, कैपिटल रिसिप्ट में डिसइन्वेस्टमेंट से हमने क्या किया? एक्सपेंडिचर को पहले लिख लेते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास है 60 रुपए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ऐसे सिचुएशंस में कम ही रहता है, ये मान लेते हैं 20 रुपए है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 60 और 20 है। ठीक, यहां पर क्या आ गया? यहां पर देखिएगा आपने क्या किया कि ये 10 है और ये भी 10 है। बोरोइंग को मत लीजिएगा, कहता है बोरोइंग मत लेना पहले। ठीक है, कहता है फॉर्मूले के अंदर रखो ये चीजें। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? फिस्कल डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग्स इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। भाई फिस्कल डेफिसिट ने ध्यान से देखा तो आपने कुछ नहीं बताया। ये फिस्कल डेफिसिट तो आपको ये बता देगा अंततः कि महाराज आपकी पॉलिसी का ये अंजाम है कि इतना पैसा
आपको और चाहिए, और इस पैसे को आप किसी तरीके से नहीं ले सकते एक्सेप्ट कहीं से उधार लेकर के। ठीक है, हम वैल्यूज पुट करते हैं 60, कैपिटल रिसिप्ट 20 है, ठीक, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट 30 प्लस कैपिटल रिसिप्ट में क्या है, कैपिटल रिसिप्ट की बोरोइंग नहीं ऐड करनी है, बोरोइंग नहीं, 10 और 10 20 इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। यहां पर क्या बन गया 80 माइनस 50 इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट आ गया 30 रुपए। ध्यान से देखिएगा, अब इसका मतलब क्या है, सरकार घाटे में है, तो सरकार घाटे में है तो सरकार कहीं से पैसा लेगी, और वो पैसा कहां से लेगी कि सरकार के पास जब घाटा आ गया तो सीआर पे जाएगी वो, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स पे जाएगी। भाई रेवेन्यू रिसिप्ट तो वो रिसिप्ट है जिससे ना तो एसेट बढ़ा और ना तो एसेट घटा और ना लायबिलिटी बढ़ी, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी कम है, तब जाकर के सीआर पे जाया जाता है। याद रखिएगा, जब रेवेन्यू रिसिप्ट से सरकार अपना बैलेंस बजट नहीं कर पाती तभी सीआर पे जाती है वो। अगर सरकार के पास इतना सारा टैक्स आ जाए, इतनी सब फीस वगैरह ये सब आ जाए कि सरकार को ना तो बोरोइंग लेनी पड़े, ना सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़े, ना सरकार को रिकवरी ऑफ लोन करनी पड़े, तो वो क्यों सीआर पे जाएगी, क्यों कैपिटल रिसिप्ट पे जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट कम होती हैं, एक्सपेंडिचर को बैलेंस नहीं कर पाती, इसलिए सीआर का सहायता लेना पड़ता है। यहां पर सरकार सीआर पे गई, सरकार ने सीआर पे अपने डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया, यानी कि सरकार के पास जब बजटरी डेफिसिट आया है तो अब सीआर के माध्यम से ही उसको सरकार जो है वो करेगी, सरकार को उस पर जाना पड़ेगा। तो ये फिस्कल डेफिसिट जो है ये क्या कहता है कि आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर ली, आपने रिकवरी ऑफ लोन कर लिया, आपने सब हथकंडे अपना लिए, अंतिम उपाय बचा है बोरोइंग, किसी से कर्जा लेना। कितना कर्जा लेना पड़ेगा वो फिस्कल डेफिसिट बताता है। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। ये सिंपल सा है, कहीं जगह पर आपको बोरोइंग दिख जाए दैट इज डायरेक्टली फिस्कल डेफिसिट। ये 30 रुपए जैसे ही फिस्कल डेफिसिट आया, जब वित्तीय घाटा 30 रुपए आया, इसका मतलब है कि अब ये 30 रुपए तो बोरोइंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी इंप्लीकेशंस के बारे में देखिए क्या होगा। इसकी इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, इसको रुकिए, अभी हम थोड़ा सा प्राइमरी डेफिसिट को एक बार देख लेते हैं क्योंकि इन दोनों की इंप्लीकेशन सेम है। देखिए प्राइमरी डेफिसिट को हम देखते हैं थोड़ा सा। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। याद रखिएगा, अब इस बात को थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। फिस्कल डेफिसिट क्या था कि बोरोइंग लेनी है। सरकार बोरोइंग कब ले सकती है? दो केसेस में बोरोइंग ले सकती है, या तो प्रीवियस ईयर्स की इंटरेस्ट पेमेंट लोन के ऊपर, या सरकार करंट ईयर के जो एक्सपेंसेस हैं सरकार के वो ज्यादा हो गए रिसिप्ट से, यानी कि इसी साल दिक्कत आ गई, उसी एक्सपेंसेस को भरने के लिए सरकार ने बोरोइंग ली है। प्राइमरी डेफिसिट शोज बोरोइंग नीड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ करंट ईयर एक्सपेंसेस ओवर करंट ईयर रेवेन्यू, यानी कि इसी साल करंट ईयर की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए करंट ईयर के एक्सपेंसेस ज्यादा होने की वजह से जो आपने बोरोइंग ली वो प्राइमरी डेफिसिट दिखाता है। क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट की बात, अब मान लीजिए अगर प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू मान लीजिए 30, ठीक है, और इंटरेस्ट पेमेंट 0 है, तो क्या आ जाएगा कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, यानी कि सारा का सारा लोन, सारी की सारी बोरोइंग सिर्फ इसलिए की गई ताकि सरकार इस साल के लोन्स को, मतलब इस साल के एक्सपेंसेस के लिए उसने लिया, सरकार के सर पे पहले से कोई बोझ नहीं है। दिस इज प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट, व्हेन प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, दैट इज अ साइन ऑफ गुड फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन हम इसको बोलते हैं। प्राइमरी डेफिसिट केवल इतना ही है। इसकी इंप्लीकेशंस देखते हैं अब हम अपने टॉपिक के लास्ट पार्ट पे हैं इसकी इंप्लीकेशंस को समझने पे। देखिए इन्फ्लेशन कैसे आएगा। जब बोरोइंग की जाएगी तो बोरोइंग की वजह से क्या होगा कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई की वजह से एडी इंक्रीज होगा, और एडी की वजह से इन्फ्लेशन आएगा मार्केट के अंदर, और इस इन्फ्लेशन में क्या होगा कि प्राइसेस बढ़ जाएंगी। जब चीजें बढ़ती हैं तो काम करने वाले मजदूर भी मांग ज्यादा करते हैं वेजेस की, तो वेजेस बढ़ जाएंगे,
और क्योंकि वेजेस बढ़ गए तो प्राइस को फिर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, तो इसे ही बोला जाता है वेज प्राइस स्पाइरल। व्हेन वेजेस गेट प्राइसेस एंड प्राइसेस गेट वेजेस। नेशनल डेट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल डेट में क्या होता है कि क्योंकि आपने बोरोइंग ले ली तो अब फ्यूचर के ऊपर भी आपने एक बर्डन डाल दिया। अब देश पे एक कर्जा है, आगे आने वाली सरकारों को इस कर्जे को उतारना होगा, और आपका जो है जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपका बोरोइंग उतारने में ही चला जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाएगा, तो देश तरक्की कैसे करेगा। यहीं पे अगला पॉइंट बनता है विशियस साइकिल ऑफ लो लेवल ऑफ जीडीपी एंड हाई फिस्कल डेफिसिट। देखिए, जब फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो जीडीपी का मेजर पोर्शन क्या हो जाएगा, बोरोइंग पे करने में चला जाएगा, रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लोन और इंटरेस्ट पेमेंट पे चला जाएगा। तो हम अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा। जब इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो हमारी जीडीपी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होगी, और जब जीडीपी ग्रो नहीं होगी तो हमें फिर से, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम होंगे, पैसा फिर से कम होगा, तो हमें फिर से लोन लेना पड़ेगा। तो हाई फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है कि जीडीपी का बहुत बड़ा पोर्शन इसी की रीपेमेंट पे चला जाता है, बोरोइंग पे चला जाता है। तब हम जीडीपी पे ध्यान नहीं दे पाते, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते मार्केट के अंदर, अपने सेक्टर्स के अंदर, जिससे हमारी जीडीपी बढ़े और हम उससे अपना जो है आगे का काम कर पाए। जब जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो अगले बार फिर हमारा रिवेन्यू कम होगा, पैसा कम आएगा जब मार्केट से, तो हमें फिर से बोरोइंग लेनी पड़ेगी। ऐसे करके एक विशियस साइकिल बन जाती है। इरोजन ऑफ स्टेट क्रेडिबिलिटी। देखिए, जब आप बोरोइंग लेते हैं, उसको चुका नहीं पाते हैं, आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। इसमें नेशनल प्लस इंटरनेशनल दोनों आ जाते हैं। नेशनल लेवल पे भी सरकार जहां लोन लेना चाहे वहां से लोन नहीं मिलता, जनता पैसा नहीं देती, यानी कि यहां पर आपने देखा था सिक्योरिटीज, तो लोग सिक्योरिटीज ही नहीं खरीदेंगे। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो सकता है आईएमएफ वगैरह क्रेडिट रेटिंग्स सरकार की गिरा दे, जिससे कि क्रेडिट ना मिले। क्राउडिंग आउट इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, क्राउडिंग आउट इफेक्ट में, क्योंकि अब क्या होगा कि सरकार को बोरोइंग कर रखी है, सरकार को पैसा जो है चुकाना है, वापस जब पैसा चुकाना है तो सरकार को क्या चाहिए, रुपए चाहिए। तो सरकार सिक्योरिटीज की सेल करेगी। जब सिक्योरिटीज की सेल करेगी तो लोग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट से लिक्विडिटी स्क्वीज हो जाएगी, मनी जो है वो स्क्वीज हो जाएगी मार्केट से, और कहां चली जाएगी, सरकार के पास चली जाएगी। तो ऐसे में जो छोटे काम करने वाले थे, यानी कि स्मॉल स्केल के ऊपर काम करने वाले लोग थे, उन लोगों के पास क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम होगी, और धंधा क्रेडिट पर ही चलता है, बिजनेस रन्स ऑन क्रेडिट। और जब पैसा नहीं होगा तो ये स्मॉल स्केल वाले मारे जाएंगे। ये पूरा चैप्टर था हमारे पास गवर्नमेंट बजट का, और गवर्नमेंट बजट के चैप्टर पर थोड़ा सा ध्यान दें आप, खासकर वो 3 जो मैंने डेफिसिट्स पढ़ाए उन पर। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है इसके लिए भी एक टेस्ट डाला है, आप उसको ज़रूर सॉल्व करें।